हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब टॉपिक नंबर 4.2 इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। बुक में आपके इटली यूनिफाइड। अब क्या है भाई, अब इटालियन पेनिनसुला की बात कर लेते हैं कि ये कैसे यूनिफाइड हुआ। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हम लोगों ने कर लिया। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि जर्मनी उसका पूरा तरह से फ्रेगमेंटेशन था, वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड था। सेम इटली के साथ अब जर्मनी तो थोड़ा कम था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, उसके बाद क्या बोलते कि प्रूशिया था, उसके बाद जर्मन कन्फेडरेशन था, कुछ पार्ट फ्रांस के पास था। ये 3-4 पार्ट ही थे और उसके बाद डेनमार्क वाला पार्ट ले लिया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। यहाँ यूनिफिकेशन ऑफ इटली में इटली जो है पूरा पेनिनसुला वो 7 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से वो पार्ट? सार्डिनिया, पिडमाउंट। यहाँ पे जो ओरिजिनल इटालियन प्रिंसली हाउस है जो कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली में लीड करेगा और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो किस पे रूल कर रहा है? सार्डिनिया, पिडमाउंट पे। ये याद रखना, यही इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेंगे। उसके बाद लोम्बार्डी, वेनेसिया, ये जो प्लेस है बुक में फिगर नंबर 14A है, वहां पे आप इजिली इसका मैप देख सकते हो। लोम्बार्डी, वेनेसिया, यहाँ पे कौन रूल कर रहा था? हैम्सबर्ग एम्पायर, ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग एम्पायर, ये रूल कर रहा था इस पार्ट पे। उसके बाद बीच में एकदम पेपल स्टेट है, वहां पे कौन रूल कर रहा है? पोप रूल कर रहा है। क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को, ऑर्थोडॉक्स गलत बोल दिया मैंने, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे पोप। उसके बाद 2 किंगडम ऑफ बोथ सिसिली साउथ में, वहां पे बर्बन किंग ऑफ स्पेन रूल कर रहे हैं। और ये जो 3 पार्ट है, टस्कनी, मोडेना और पर्मा, यहाँ पे ये जो ऑस्ट्रियन एम्पायर है, हैम्सबर्ग एम्पायर, इनके पपेट रूलर जो है कि रूल कर रहे हैं, पपेट रूलर ऑफ ऑस्ट्रिया। मतलब वो कहीं ना कहीं जो उनका डोमिनेंस है हैब्सबर्ग एम्पायर का या ऑस्ट्रिया का, उसको एक्सेप्ट किए हुए, तो वो यहाँ पे रूल कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि इनको लोम्बार्डी, वेनेशिया को कुछ होगा तो इसका मतलब कि इनकी भी जो है वो जड़ें हिलेंगी। तो ये था डिवीजन 7 पार्ट में इटालियन पेनिनसुला का। सार्डिनिया, पिडमाउंट, लोम्बार्डी, वेनेशिया, पेपल स्टेट, किंगडम ऑफ बोथ सिसिली, टस्कनी, मोडेना, पर्मा। ये इटली, इसको एक करना है पूरा का पूरा। ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, फ्रेगमेंटेड है, ठीक है। अब 1830 में मजनी भाई साहब ने बोला था यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए, ये रेवोल्यूशनरी, आप लोगों ने पीछे इसको इनके बारे में आए थे, ये देखा होगा, जब वो एज ऑफ रेवोल्यूशन में सक्सेसफुल तो नहीं हुए, लेकिन क्या हुआ कि इनिशिएटिव में जब हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करते हैं तो ये इनका नाम सबसे पहले आता है। तो मजीनी भाई साहब 1830s में एक अटेम्प्ट कर चुके हैं। इन्होंने यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक बनाया, जिस यंग इटली नाम की संस्था बनाई। हाँ, तो क्या है देखिए, यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक, पर्पस ये था, क्या नाम था ऑर्गेनाइजेशन का? यंग इटली। किसका इनिशिएटिव था? माजिनी का। 1830 से लेकर के 1848 का जो रेवोल्यूशन था, वो आप जानते हो कि ये फेल हो चुका। ये क्या है? सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये अगर सक्सेसफुल होता तो काफी चेंजेस होते, बट ये फेल हो गया। फाइनली सार्डिनिया, पिडमाउंट के जो किंग विक्टर इमैनुअल II थे, इसके सार्डिनिया, पिडमाउंट के इटालियन प्रिंसली स्टेट हाउस के किंग, वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट, इस स्टेट को यूनिफाई करने के लिए। क्या था पर्पस ये था कि जो एलिट क्लास के लोग थे वो ये सोच रहे थे कि इससे पॉलिटिकल डोमिनेंस भी आएगा, साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। तो देखते हैं कैसे फिर यूनिफाई हुआ इटली। नाउ ऑटो वन बिस्मार्क याद है, जैसे जर्मनी में उन्होंने लेट किया, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली सार्डिनिया, पिडमाउंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल प्रिंसली स्टेट जो इटालिया का था वो रूल कर रहा था। और उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो चीफ मिनिस्टर कैवियोर को दी गई, जो कि ना एक रेवोल्यूशनरीज थे और ना ही एक डेमोक्रेट थे। चीफ मिनिस्टर कैवियोर, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, किसको? टू यूनिफाई इटालियन पेनिनसुला, इटली के यूनिफिकेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको मिली। अभी देखिए, इटालियन भी इनको बहुत अच्छी बोलनी नहीं आती थी। ये फ्रेंच जो है वो इटालियन से ज़्यादा अच्छी बोल लेते थे, मतलब कि वो उस तरह के एकदम प्योर और ओरिजिनल इटालियन नहीं, लेकिन इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, इनका काम था, लेकिन इन्होंने करके भी दिखाया। तो उन्होंने क्या किया, एक
टैक्टफुल अलायंस किया फ्रांस के साथ, और यहाँ पे लोम्बार्डी वेनेसिया पे यहाँ पे कौन रूल कर रहा था, हैंसबर्ग एम्पायर, इनको हरा दिया, ऑस्ट्रियन एम्पायर को यहाँ पे डिफीट कर दिया। तो ये वाला पार्ट आ गया, ये तो इनिशिएट ही कर रहा है ये, तो ये वाला पार्ट आ गया, पार्ट नंबर 2 लोम्बार्डी वेनेसिया, ये आ गया, यूनिफाई हो गया। एक टैक्टफुल अलायंस किया फ्रांस के साथ, किसने, सार्डिनिया पिडमाउंट ने, और किसको हरा दिया, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को हरा दिया, डिफीट कर दिया, और लोम्बार्डी वेनेसिया को साथ कर लिया। ठीक है, उसके बाद सार्डिनिया पिडमाउंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1859। तो 1859 में ये साथ में आ गया लोम्बार्डी वेनेसिया। यहाँ पे कौन रूल कर रहा है, ऑस्ट्रियन एम्पायर, या आप बोल सकते हो कि हैब्सबर्ग एम्पायर, दोनों एक ही है, अलग अलग नाम से। हैब्सबर्ग फैमिली का नाम है, ऑस्ट्रिया जो है रीजन का नाम है, जो एरिया था। तो ये 1859 में यूनिफाइड हो गया। तो अब बचा क्या, पेपल स्टेट, किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज, टस्कनी, मैडोना। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था इन तीनों जगह के लिए, इन तीनों प्लेस के लिए, कि यहाँ पे इनके पेपल जो इनके पपेट है वो रूल कर रहे हैं। इन तीनों प्लेसेस पे लोम्बार्डी वेनेसिया के, ऑस्ट्रियन एम्पायर के पपेट रूलर है। तो जब ये इनके मालिकी हार गए तो ये इनका अब क्या हैसियत बची, इनकी क्या पावर बची, तो ये ऑटोमेटिकली जो है कि चले जाएंगे। तो इसीलिए बुक में इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, कॉमन सेंस की बात है कि ये गए तो ये तीनों भी गए, तो ये भी तीनों यूनिफाइड हो गए इसके साथ। अब बचा पेपल स्टेट, किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज। तो किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज, पेपल स्टेट में हम जानते हैं पोप रूल कर रहा है। कौन रूल कर रहा है, पोप। पोप के पास क्या अपनी सेना होगी कि वो सार्डिनिया पिडमाउंट से लड़ पाए, नहीं, तो कुछ नेगोशिएशन होगा। नेगोशिएशन यही हुआ कि आप छोटा सा एरिया ले लीजिए, वो आपने वेटिकन सिटी का नाम सुना होगा, वहाँ वो एकदम क्रिश्चियनिटी का हब रहेगा पूरे वर्ल्ड में, वही रिप्रेजेंट करेगा। ये नेगोशिएशन हुआ और ये पेपल स्टेट भी सार्डिनिया पिडमाउंट के साथ आ गया, छोटा एरिया लेकर के। बचा बस किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज। तो अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर अंडर द लीडरशिप ऑफ, तो ये जो कैवियोर भाई साहब थे, इन्होंने ये गैरिबाल्डी को जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। जिप्सी गैरिबाल्डी एक बहुत ही मजबूत सेना नायक, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर अंडर द लीडरशिप ऑफ जिप्सी गैरिबाल्डी ज्वाइन द फ्रे। कहाँ, यहाँ जाइए, सिसिली में जाइए, किंगडम ऑफ सिसिली साउथ में जाओ और इसको जीत करके आओ, और पूरा का पूरा इटालियन पेनिनसुला एक बनाना है। तो क्या हुआ उसके बाद, और फाइनली वहाँ के लोकल पीजेंट्स, इन लोगों की हेल्प लेकर के, लोकल लोगों की हेल्प लेकर के, और गैरिबाल्डी ने क्या किया कि यहाँ पे जो बर्बन डायनेस्टी स्पेन की रूल कर रही थी, स्पेन की बर्बन डायनेस्टी, मैंने जब पहले एकदम इनिशियल स्टेज पे इसको बताया था पहले टॉपिक में, तो वहाँ पे बताया था, वहाँ बगल में लिखा था कि कौन कहाँ रूल कर रहा है, उसको आप जो है आप लोगों ने लिखा भी होगा, बुक में देखा भी होगा। तो किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज जो है वो वहाँ पे बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन रूल कर रहा है, उसको हरा दिया। और इन मार्च 1860 दे सक्सीडेड किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, इसको भी जीत लिया। तो ये भी आ गया, इन्होंने तो इनिशिएटिव लिया। ये लोम्बार्डी वेनेसिया, ये क्या था, यहाँ पे कौन रूल कर रहा है, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर। तो यहाँ पे फ्रांस के साथ टैक्टफुल अलायंस किया, इसको भी जो है कि जीत लिया, इसको भी जीत लिया। उसके बाद पेपल स्टेट, इनकी कोई फोर्स नहीं, इनको नेगोशिएशन के साथ जो है मना लिया गया, एक एरिया दे दिया गया, वेटिकन सिटी उसके बाद बना। उसके बाद किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज, ये यहाँ पे, और यहाँ पे तीनों पपेट रूलर ऑस्ट्रिया के थे। तो ऑटोमेटिकली जब जिसके अंडर में है वही हार गया है, तो ये अब कहाँ बच पाएंगे। तो इससे इस तरह से ये पूरा 7 पार्ट जो है वो इटली का यूनिफाइड हो गया। यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट हो गया 1861 में। 1861 में क्या हुआ, विक्टर इमैनुअल टू, कहाँ, सार्डिनिया पिडमाउंट वाले रूलर, प्रिंसली स्टेट, इटालियन प्रिंसली स्टेट वाले, इनको क्लेम कर दिया गया किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। जो इटली यूनिफाइड हुआ था उसका किंग। पॉपुलेशन थी इटालियन पॉपुलेशन, वो उसमें लिटरेसी रेट बहुत अच्छी नहीं थी, इलिटरेसी ज़्यादा थी, इलिटरेसी वर वेरी हाई। तो लोगों को इतना नहीं पता था यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में। आप एक एग्जांपल है देखिए, दो पीजेंट जिन्होंने जिप्सी गैरिबाल्डी को जो है सपोर्ट किया था, जब वो साउथ उनको किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को वॉर्न करने के लिए भेजा था चीफ मिनिस्टर कैवियोर ने, तो जो सपोर्टर थे उनको भी इटालिया के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने सोचा कि जो ला इटालिया जो है
वो विक्टर इमैनुअल की वाइफ है। बताइए, इनको वाइफ को भी नहीं पता होगा कि हमारे बारे में हमको ये ला इटालिया समझ रहे हैं। हाँ, तो उनको लगा कि इटली इटली जब उनके सामने बोला जाता था तो वो बेचारे इतने कम पढ़े लिखे थे, तो उनको लगा कि लग रहा है विक्टर इमैनुअल की वाइफ है ला इटालिया, वहीं से जो है कि ला इटालिया, सॉरी, वहीं से इटालिया जो है वर्ड निकल के आया है। उनको नहीं पता था कि इटली ये जो कंट्री है इसको बनाना पर्पज है, इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको लगा कि राजा और उनके लिए और उनके वाइफ के लिए, उनके क्वीन के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ये था यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली इतना ही खत्म हो गया। उसके बाद है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। टेक केयर, गुड बाय।